हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स प्लस क्लास। और आज की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में मैं मोनिका मित्तल आपको पढ़ाने जा रही हूँ वर्क डन इन डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड ऑल्सो इन आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए, इन सब को प्रोसेस को मैंने अपने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझा दिया है कि किस में क्या चेंज होता है। आज हम वर्क डन पढ़ेंगे। मैंने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में आपको इंडिकेटर डायग्राम के बारे में समझाया था, जो कि एक ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और जिसकी हेल्प से हम किसी भी सिस्टम के ऊपर जब वर्क कर रहे होते हैं, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उस वर्क डन की वैल्यू इस इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब देखिए, हम आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है उसको देखेंगे, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं work done in isothermal process। देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, हमने सिस्टम लिया है एक आइडियल गैस, और उसको हमने एक सिलेंडर के अंदर फिल किया है, और इस सिलेंडर के ऊपर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया है। ये सिलेंडर हमारा कंडक्टिंग वॉल्स वाला है, क्योंकि हमने क्या किया है, आइसोथर्मल प्रोसेस किया है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए कंडक्टिंग वॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने ये गैस फिल कर दी है, ये इसका पिस्टन है, और अब क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें कंडक्टिंग है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आइसोथर्मल परफेक्ट आइसोथर्मल पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर हमें काफ़ी नियरेस्ट परफेक्ट चाहिए तो हम इस प्रोसेस में एक्सपेंशन करें या कंप्रेशन करें, तो हम प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस करते हैं। यानी कि हम अगर स्लो रेट पे प्रोसेस करें तो हमारा लगभग आइसोथर्मल परफेक्ट हो जाता है। तो आपने क्या किया है, इस गैस को इस पिस्टन की हेल्प से धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से एक्सपेंड किया है। तो एक्सपेंड करेंगे तो ये जो धीरे धीरे कर रहे हैं, तो कंडक्टिंग वॉल से हीट इसके अंदर आती चली जाएगी और ये सेम टेम्परेचर पे रहेगा। अब हमें करना क्या है, हमें वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो वर्क डन के लिए वर्क इंडिकेटर डायग्राम पहले हम आइसोथर्मल के लिए देख लेते हैं। पीवी ग्राफ, ये इंडिकेटर डायग्राम है, और इसमें अगर हम आइसोथर्मल को प्लॉट करते हैं तो हमने पहले ही कहा कि हमारा सिस्टम P1 प्रेशर पर है और वॉल्यूम इसका V1 है, और जब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है तो फाइनली P2 V2 इसकी कंडीशन हो गई है, यानी प्रेशर कम हो गया है और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। एक्सपेंड करने में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो हमने ये पॉइंट इनिशियल कंडीशन ली है, ये A पॉइंट है, इस पे P1 V1 है, और जब हम इसको आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहे हैं, और ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है, ये क्वासी स्टैटिक होनी चाहिए, ये बहुत ही स्लो रेट पे इस ट्रैक को फॉलो करना चाहिए, तभी ये परफेक्टली आइसोथर्मल होगी। इस पूरे ग्राफ में टेम्परेचर या पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहेगा, और वो कि T के इक्वल। और ये हमने फाइनली B पॉइंट तक पहुंचा दिया है एक्सपेंड करके, जिसमें प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 हो चुका है। यहाँ पे प्रेशर कम हो चुका है और वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है। और इंडिकेटर डायग्राम में हमने देखा था कि अगर वर्क डन देखना होता है तो ये जो पार्ट होता है इसका एरिया ही वर्क डन के इक्वल होता है। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है dW इज इक्वल टू PdV। ओके, परफेक्ट आइसोथर्मल के लिए परफेक्ट गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू RT। अगर आपने N इज इक्वल टू 1 लिया है, यानी 1 ग्राम मोल अगर आपने गैस ली है, तो ये वाला इक्वेशन है। इसके लिए भी मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये कहाँ से निकला है। देखिए, हमने क्या किया है, W को निकाला है तो इंटीग्रेट किया है, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया है, तो PdV। P पूरे कर्व में P की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसीलिए P कांस्टेंट नहीं है, तो हम इस वाली इक्वेशन की हेल्प से P की वैल्यू निकालेंगे। तो इस इक्वेशन से अगर निकालें तो P इज इक्वल टू RT अपॉन V के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए, अगर आपने RT अपॉन V रख के इसको इंटीग्रेट किया है तो क्या आ जाएगा, देखिए R और T दोनों कांस्टेंट होंगे। T इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल कर्व है, तो T भी बाहर आ जाएगा और R भी बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ V
V1 से V2, और इसकी हेल्प से आप निकालेंगे RT। ये नेचुरल बेस पे अगर लेंगे तो log ऑफ V2 अपॉन V1, और अगर 10 बेस पे लेते हैं तो 2.303 ये आ जाएगी टर्म, और ये आपका वर्क डन हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स हमने निकाल लिया है W इज इक्वल टू 2.303 RT log ऑफ V2 अपॉन V1। ये वर्क डन निकला है आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसमें किसी भी स्टेप में अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी हम इसके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 है, यानी कि क्या हुआ, गैस एक्सपेंड हो रही है। अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो V2 की वैल्यू बड़ी होगी V1 से, तो ये टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। तब W इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब सिस्टम वर्क करता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम जब होता है तो पॉजिटिव वर्क मिलता है और गैस एक्सपेंड होती है। अब सेकेंडली, अगर V2 इज लेस देन V1 है तो ये टर्म आपकी छोटी हो जाएगी 1 से, तो लॉग इसका लॉगरिथम जो होता है निगेटिव हो जाएगा, तो आपको निगेटिव वर्क डन मिलेगा। और दिस इज कॉल्ड वर्क ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर dq इज इक्वल टू du प्लस pdv से देखते हैं, तो जितनी आपने हीट सप्लाई की है सिस्टम में, हीट तो सप्लाई यहाँ से जैसे आपने ऊपर उठाया है, तो जितनी भी हीट सप्लाई की है वो उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के काम आती है। देखिए, इंटरनल एनर्जी मैं आपको कई बार बता चुकी हैं, टेम्परेचर की मेजरमेंट होती है और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगा। du इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आ रहा है आपको? ये मतलब U2 माइनस U1 है, और इंटरनल एनर्जी हमें बताता है कि टेम्परेचर कितना है। इंटरनल एनर्जी की मेजरमेंट, इंटरनल एनर्जी मिलकर बना होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और उन दोनों की मेजरमेंट से ही हम पता लगाते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर कितना है। तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो dq आपका निकल के आता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dw के। ठीक है, यानी कि जितना हीट सप्लाई की गई है इसको, वो वर्क डन के इक्वल होगी। अब हम सेकेंडली आ जाते हैं, वर्क डन इन आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी तरह की हीट सिस्टम के अंदर ऐड नहीं होती है, और ना ही एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से किसी भी तरह की हीट ना तो सिस्टम के अंदर ऐड होती है और ना ही सिस्टम से बाहर जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस कैसे हो सकता है, जब आप इस तरह का प्रोसेस ऐसे सिलेंडर के अंदर गैस फिल करके करें जिसकी वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है। आपने ऐसा एक सिलेंडर लिया है जिसकी वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है, और इसका जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस है और साथ में नॉन कंडक्टिंग है, और इसमें आपने गैस को, आइडियल गैस को रख दिया है। ये नॉन कंडक्टिव वॉल्स दिखा रही हूँ मैं, और यहाँ पे आपके गैस है, सिस्टम जो है वो गैस है। आपने इसको एडियाबेटिकली फास्ट प्रोसेस से एक्सपेंड किया है। मैंने बताया था परफेक्टली एडियाबेटिक के लिए आपको प्रोसेस को फास्ट करना पड़ता है, जिससे बाहर की हीट, क्योंकि परफेक्ट नॉन कंडक्टिंग वॉल्स वाला सिलेंडर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप प्रोसेस को फास्ट करेंगे तो बाहर सराउंडिंग से हीट अंदर आने का समय नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इस तरह के प्रोसेस को परफेक्ट एडियाबैटिक कहा जा सकता है एक लिमिट तक। और अगर हम वर्क इंडिकेटर डायग्राम में P और V के बीच
एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एडियाबैटिक कर्व। तो इनिशियली हमने कहा हमारा सिस्टम की P1 V1 वैल्यू है और इसका टेम्परेचर भी बताया T1, क्योंकि एडियाबैटिक में टेम्परेचर चेंज होगा और थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा P2 V2 T2। देखिए फ्रेंड्स, पिछले आइसोथर्मल वाले कर्व में आपका आइसोथर्मल कर्व ऐसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक T1 है मान लिया टेम्परेचर, ये वाला पॉइंट बताया है हमने ये, और ये वाला पॉइंट मान लिया बताया है ये P2 V2 T2। तो यानी कि एडियाबैटिक कर्व आइसोथर्मल कर्व को 2 पॉइंट पे काटता है और इसका स्लोप हमेशा इससे स्टीपर होता है ये कर्व। तो एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप होता है वो आपका आइसोथर्मल स्लोप से गामा के इक्वल होता है। ये हमने पिछले रिलेशन में किया था, इसीलिए ये कर्व इस तरह से जाता है। तो हम इसका वर्क डन निकाल रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो वर्क डन के लिए फिर वही एडियाबैटिक इक्वेशन PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रूव करके दिखा दिया है, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो वर्क डन के लिए DW इज इक्वल टू P DV, सेम प्रोसेस करना है। आपको P कांस्टेंट नहीं है, P चेंज ही हो रहा है, तो इसीलिए हमने P की वैल्यू रखी है। कांस्टेंट आपका मान लिया K है, तो K अपॉन V की पावर गामा DV। और अगर हमें W निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2 तक, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा माइनस गामा प्लस 1। देखिए हमने इसको ऊपर ले गए हैं, ये हटा के अगर हम देखें तो V की पावर माइनस गामा हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1, और ये हो जाएगा V माइनस गामा प्लस 1। और अगर हम V2 माइनस नेक्स्ट लाइन में करेंगे माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपने K अपॉन 1 माइनस गामा कर दिया है इसको, और इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन V2 की पावर 1 माइनस गामा, गामा माइनस 1 हो जाएगा। ये गामा माइनस 1 इसीलिए हो जाएगा क्योंकि आप इसको नीचे ले जा रहे हो, गामा पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव, माइनस 1 अपॉन V1 गामा माइनस 1, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है, क्योंकि इस वाले पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं A पॉइंट की और B पॉइंट की, तो A पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस प्रेशर जो होगा वो P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और हम B पॉइंट तक ले गए हैं जहाँ पे प्रेशर हो चुका है P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर चेंज हो चुका है T2 में। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस इक्वेशन की, तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू RT1, सॉरी ये हो जाएगा कांस्टेंट K और जो कि इक्वल होगा P2 V2 की पावर गामा। ये एडियाबैटिक रिलेशन ही है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने इनिशियल के लिए लिया है और ये फाइनल के लिए लिया है। अगर हम K को अंदर ले जाते हैं नेक्स्ट लाइन में और K की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा P1 V1 की पावर गामा V2 की पावर गामा माइनस 1 माइनस P2 V2 की पावर गामा अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1, 1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये अगर इससे हटाएंगे तो ये बन जाएगा P1 V1 माइनस P2, ओ सॉरी यहाँ पे P2 आएगा, आप अपनी मिस्टेक सही कर लीजिएगा अगर हुई है। देखिए तो ये आपका बन गया P2 V2 माइनस P1 V1, ओके। तो अब हमारा यहाँ तक रिलेशन आ चुका है। अब हम इन दोनों पॉइंट की अगर बात करें, इन दोनों पॉइंट के लिए अगर हम गैस का इक्वेशन बनाते हैं तो P1 V1 इज इक्वल टू RT1, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है आइसोथर्मल के लिए, क्योंकि इस जगह पे टेम्परेचर T1 है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और अगर हम B पॉइंट की बात करें, एट A पॉइंट पे है ये, और एट B P2 V2 इज इक्वल टू RT2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ रख देते हैं तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा RT2 माइनस RT1। और फाइनली आपका वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस निकल के आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। फ्रेंड्स ये है
एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन के लिए रिलेशन W इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। तो इस फॉर्मूले से हम ये देख रहे हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी प्रोसेस से आप उसको फॉलो कर लें, वैसे फास्ट प्रोसेस होना चाहिए एडियाबैटिक में जिससे हीट एंटर ना करें। तो आप तेज़ी से कैसे भी खींच रहे हैं तो टेम्परेचर कितना फॉल हुआ वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वर्क डन की वैल्यू। और कुछ भी इसमें नहीं है, ना प्रेशर है ना वॉल्यूम है, केवल टेम्परेचर कितना फॉल हुआ है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसको देखें, एनालाइज करें, ये क्या बताता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हमेशा चेंज इन हीट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी हीट ऐड भी नहीं हो रही है और बाहर भी नहीं जा रही है, इसीलिए डी क्यू ज़ीरो है। तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, यानी कि जितना भी वर्क डन होता है या तो सिस्टम करे या सिस्टम के ऊपर भी हो, वो सारा इंटरनल एनर्जी से होता है। और इंटरनल एनर्जीज की हेल्प से ही आप टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ है, टी डब्ल्यू पॉजिटिव हुआ है, यानी कि बाय द सिस्टम हुआ है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी और टेम्परेचर फॉल होगा। और अगर वर्क डन निगेटिव हुआ है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो डी यू इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होते ही उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी एक्सपेंशन का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, और वो वर्क पॉजिटिव होता है तो ये रखेंगे तो हमेशा डी यू कम हो रहा है और टेम्परेचर फॉल हो रहा है। और अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं तो वर्क डन निगेटिव होता है और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होकर डी यू को बढ़ा देंगे और सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस पे। आइसोबारिक प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है कि जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो वो प्रोसेस होगा आइसोबारिक प्रोसेस। तो P कांस्टेंट है, तो अगर P कांस्टेंट है आपका और वर्क डन निकालना है आपको, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये है, वॉल्यूम में तो चेंज, वॉल्यूम पे आपने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई है तो वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। तो ये हो गया V1 से V2 P dV, और इससे निकल जाएगा P V2 माइनस V1। ये वर्क डन हुआ आइसोबारिक प्रोसेस में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। आइसोकोरिक प्रोसेस, देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो V अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन V कितना होगा, चेंज इन V जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू P dV होता है, और dV जीरो है तो चेंज इन V जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से यहाँ पे सारे प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है वो सब निकाल लिया है। तो यहाँ पे मेरा लेक्चर फिनिश होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जैसे कि हर लेक्चर में पूछती हूँ। तो फ्रेंड्स, बताना है आपको कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड, पहले बात तो हमें एक क्वेश्चन फर्स्ट है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है और अनआइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो आइसोलेटेड, अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है और अगर उसको आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, ठीक है। फॉर द सिस्टम विच इज नॉट आइसोलेटेड, सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन वी सप्लाई हीट to the system,
इस पे आपको सोचना है और मुझे आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, एक तो जो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, अनआइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, और सेकेंडली अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो उसमें अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होता है। थैंक्स।